नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत से पहले आइए इनसे डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग पुलिस ने नकबजनी के मामले का किया खुलासा। बांग्लादेशी मूल के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आदिवासियों के 32% आरक्षण को लौटाया गया, जिसे लेकर सांसद विजय बघेल ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे दुर्ग, जहां उन्होंने देश में हो रहे धर्मांतरण को लेकर दिया अपना बयान। सुपेला बस स्टैंड में सिटी बस हुई कबाड़ में तब्दील, जिसे लेकर अधिकारी रख रखाव पर नहीं दे रहे ध्यान। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों में नकबजनी की घटना में शामिल बांग्लादेशी मूल के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं मामले के अन्य आरोपी अभी भी फरार है। हस्मत खलीफा है और इंडिया में जब इसने बनाया तो इसने सुजान शेख के नाम से बनाया, मतलब से नाम तक बदल दिया, नाम बदल दिया, यहाँ तक कि उम्र भी बदल दी इसने। नगर चौकी क्षेत्र में 35 लाख रुपए की एक बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें तकनीकी आधार पर इन्वेस्टिगेशन करने पे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पूछताछ में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। ये 12 सदस्यीय टीम है इनकी, जो 5 सदस्यीय टीम दुर्ग में चोरी करने आई थी। देश भर में घूम घूम के चोरी करते हैं। एक जो गिरफ्तार हुआ है वो खुद संबलपुर, खड़गपुर और गोंदिया के चोरी में इन्वॉल्व था। ये लोग जब भी चोरी करते थे 25 लाख से 1.5 करोड़ तक की चोरी करते थे। जहाँ चोरी करने जाते थे वहाँ एक लाइवनिंग बंदा चुनते थे, जिसके घर में रुकते थे और उसको भी काफ़ी पैसा देकर जाते थे। पैसा बांग्लादेश भेजने के लिए ये लोग हवाला का इस्तेमाल करके 20% कमीशन देकर पैसा को बांग्लादेश भेजा करते थे। ये लोग 1,500 रुपये दे के तार काट के भारत देश में घुसते थे और यहाँ पे 1500 रुपये में अपना आधार कार्ड बनवा लेते थे। निश्चित रूप से इनके पकड़ाने से एक बहुत बड़ा मॉड्यूल बर्स्ट हुआ है। मास्टरमाइंड के पकड़े जाने पे और भी अहम खुलासे संभव है। सर, आरोपी तक कैसे पहुंची पुलिस? पुलिस ने बहुत ही सूक्ष्म ढंग से आसपास के सारे सीसीटीवी दिखाए। एक सीसीटीवी में चेहरा ढका हुआ 2-3 लोग संदिग्ध लोग दिखे। उसको हमने आगे सारे सीसीटीवी में फॉलो किया। करीब 25-30 किलोमीटर दूर एक और सीसीटीवी में वैसे ही कपड़े पहने हुए लोग फ़ोन पे बात करते हुए दिखे। उस जगह पे टावर डंप निकाला गया। पॉइंट पे कौन से मोबाइल नंबर उस टाइम पे एक्टिव थे उनको स्क्रीन किया गया तो एक सस्पिशियस नंबर दिखा, जो कि चोरी के बाद बांग्लादेश की तरफ जा रहा था। तो उसके बंगाल की तरफ जा रहा था और वहाँ से भी बांग्लादेश की तरफ जाते हुए दिखा। उन नंबर्स को हमने सीडीआर निकाल के बाकी किन नंबर्स के कॉन्टैक्ट में थे उसकी एक सूची बनाई और उन पर नज़र रखी। करीब 15 दिन पहले एक नंबर जो है वो इंडिया में दोबारा एक्टिव हुआ बंगाल में, तो दुर्ग पुलिस की टीम भेजी गई। 10 दिन रेकी करने के बाद बंगाल पुलिस की मदद से इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सर, मास्टरमाइंड भी है? 3 अभी मास्टरमाइंड से जो भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और 12 सदस्यीय टीम है। पूरे 12 सदस्यीय टीम को पकड़ने की पुलिस द्वारा कोशिश की जा रही है। आदिवासियों के आरक्षण पर कांग्रेसियों के द्वारा रोक लगा दी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, जिसे लेकर सांसद विजय बघेल के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए सांसद विजय बघेल ने बताया कि भाजपा शासनकाल में लागू आदिवासियों के 32% आरक्षण पर कांग्रेसियों द्वारा रोक लगाई गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित इस फैसले को लेकर सांसद विजय बघेल ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और भूपेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार को अब यह समझ लेना चाहिए कि वह संविधान से ऊपर नहीं है। 24 साल का बच्चा 28 साल का हो गया, कहाँ जाएंगे वो लोग? किसके पास इंसाफ नहीं? और कई विभागों से डिमांड किया गया सरकार से, वित्त विभाग में अटका है, सामान्य प्रशासन में अटका है, पुलिस स्तर में अटके जो विभाग के मुखिया वही हैं खुद मुख्यमंत्री। तो क्यों सवाल उठता है, क्यों? उसका जवाब दे मुख्यमंत्री आज। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया आज दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने हिंदुओं को जागरूक किया और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रवीण तोगड़िया ने कांग्रेस पर भी जमकर हल्ला बोला, तो वहीं कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें कर्नाटक कांग्रेस ने अपने अपने घोषणा पत्र में हिंदू संगठनों को बैन करने का वादा किया है, जिस पर डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कांग्रेस को अपने विचार पर पुनर्विचार करने की सलाह दी है। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि कांग्रेस को कहूंगा कि विचार पर पुनर्विचार करे
तो वहीं छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर उन्होंने कहा कि पूरे देश में धर्मांतरण चल रहा है। गुजरात, दिल्ली, असम सभी जगह धर्मांतरण चल रहा है। धर्मांतरण की समस्या एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है और इस समस्या से हम चिंतित हैं और हम प्रयास करेंगे कि हिंदुओं का धर्मांतरण न हो। वहीं उन्होंने कहा कि पूरे देश में हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है। मेरा कहना है प्रतिबंध लगाना है तो हिंदुस्तान में जिहाद सिखाने वाले मस्जिद, मदरसों और मौलवी पर लगाओ। हिंदू तो जिहाद का भुक्तभोगी है, उन पर प्रतिबंध लगाना गलत है। मैं कांग्रेस के कहूँगा कि अपने विचार पर पुनर्विचार करें। पूरे देश में धर्मांतर चल रहा है, गुजरात में भी चल रहा है, दिल्ली में, आसाम में। इसलिए धर्मांतर की समस्या एक राज्य की नहीं पूरे देश की है। यह समस्या से हम चिंतित हैं और हम प्रयास करेंगे कि हिंदुओं का धर्मांतर न हो। यह घटना बहुत गंभीर है, पर यह घटना तो पूरे देश में हो रही है। उमेश कोल्हे महाराष्ट्र में मारा गया, कन्हैया का सर काटा गया, उदयपुर में श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए, दिल्ली में टारगेट किलिंग हो रहा है, कश्मीर में, गुजरात में मारे गए। मैं कहूँगा कि देश में रामनवमी की शोभा यात्रा और हिंदू पर पूरे देश में हमले हो रहे हैं, उनको एक राज्य से न जोड़ा जाए, उनको जिहादी गतिविधियों के साथ ही जोड़ा जाए। भारत हिंदू राष्ट्र है ही। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। सुपेला बस स्टैंड में खड़ी अधिकांश नई सिटी बसें कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। ज्यादातर बसों के या तो पहिए गायब है या फिर कलपुर्जे। इनके रखरखाव को लेकर केवल कागजी खानापूर्ति ही जिम्मेदार विभाग के द्वारा की जा रही है। कुछ माह पूर्व एक बार फिर से सिटी बसों का संचालन शुरू किया गया है। गिनती की कुछ बसें सड़कों पर दौड़ रही है। विभिन्न क्षेत्रों में संचालन के उद्देश्य से लाई गई ज्यादातर सिटी बसें सुपेला बस स्टैंड में खड़ी कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। बसों के पहिए से लेकर अन्य कीमती कलपुर्जे गायब हो चुके हैं। इन्हें कौन, कब और कैसे ले गया, ये अब तक रहस्य बना हुआ है। सिटी बसों के रखरखाव और संचालन को लेकर पूर्व में बड़ी बड़ी बातें अधिकारियों द्वारा कही गई थी, जो धरातल पर कहीं नजर नहीं आई। सभी दावे केवल कागजी साबित हुए। अब एक नई एजेंसी को सिटी बसों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एजेंसी के कर्ता धर्ताओं ने सभी सिटी बसों की मरम्मत सहित अन्य कार्यों को कराए जाने की बातें कही थी, जो अब तक पूरी नहीं हो सकी है। कुछ गिनती की ही बसें सड़कों पर नजर आ रही है। इसका संचालन भी जैसे तैसे किया जा रहा है। एजेंसी भी बसों के रखरखाव को लेकर उदासीन बनी हुई है। शुरुआती दौर में बसों का संचालन मापदंडों के अनुरूप किया जाता था। मापदंडों की अनदेखी किए जाने के बाद से सड़कों पर दौड़ रही सिटी बसें धीरे धीरे सुपेला बस स्टैंड में खड़ी होने लगी। इनके संधारण को लेकर उदासीनता बरती जाने लगी। समय के साथ साथ बसों के टायर और कलपुर्जे भी गायब होने लगे। अभी यहाँ खड़ी सभी बसें कबाड़ में बेचने के लायक ही शेष रह गई हैं। बसों से गायब हुए कीमती सामानों को लेकर भी किसी तरह की जांच की बात अब तक सामने नहीं आ सकी है। लोगों को सुविधाजनक आवागमन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई सिटी बस सेवा अब केवल नाम की ही शेष रह गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। महापौर नीरज पाल ने वार्ड क्रमांक 3 मॉडल टाउन में बैडमिंटन कोर्ट निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। 10 लाख रुपए की लागत से बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही महापौर ने सीसी रोड निर्माण कार्य का भी भूमि पूजन किया। मॉडल टाउन वार्ड क्रमांक 3 क्षेत्र की जनता की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए महापौर नीरज पाल ने 10 लाख की लागत से बनने जा रहे बैडमिंटन कोर्ट निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। क्षेत्र की खराब हो चुकी सड़कों के निर्माण कार्य के लिए सीसी रोड कार्य का भूमि पूजन भी किया गया। महापौर नीरज पाल ने क्षेत्र के लोगों से चर्चा भी की और उनकी समस्याओं को जाना। साथ ही निगम से संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण करने के निर्देश दिए। इसी के तहत महापौर ने राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत हितग्राहियों को पट्टे का वितरण भी किया। 25 से अधिक हितग्राहियों को पट्टा मिलने से मालिकाना हक उन्हें मिला है। इसकी जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। देखिए, वार्ड क्रमांक जो है नेहरू नगर क्षेत्र अंतर्गत मॉडल टाउन जो वार्ड है, वहाँ पे आज सड़क निर्माण को लेकर के जो सड़क क्रमांक 8 है उसको लेकर के भूमि पूजन माननीय महापौर जी ने किया है। तो वहाँ पे जो सड़कें खराब थी उसकी स्थिति को लेकर लोगों ने अवगत कराया था। इसकी स्वीकृति मिली, उसके बाद भूमि पूजन स्थानीय पार्षद और के माध्यम से और नागरिकों के माध्यम से किया गया है। इसके अलावा जो वहाँ के वार्ड है
वहाँ के जो लोग हैं उनका जो पट्टा था उनका वितरण, जो राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत में जो पट्टा वितरण होता है, जो उनके घर का अधिकार होता है भूखंड का, तो उसको लेकर के पट्टा वितरण हुआ है। और एक टेनिस कोर्ट का भी निर्माण जो है उसी वार्ड क्षेत्र में किया जाना था, उसको लेकर भी माननीय महापौर जी ने भूमि पूजन किया है। इस अवसर पर भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, वार्ड पार्षद हरिओम तिवारी सहित वार्ड के लोग उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी हैं, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नगर पालिका निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 40 छावनी नंदिनी रोड के अंदर मोहल्ले में लगाए गए मोबाइल टावर का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, जिसके लिए निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। बावजूद इसके मोबाइल टावर को लगा दिया गया है। नगर निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 40 नंदिनी रोड करुणा अस्पताल के आगे मोहल्ले में मोबाइल टावर लगाए जाने का स्थानीय लोगों द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। बावजूद इसके मोबाइल टावर को खड़ा कर दिया गया है। इसके विरोध में स्थानीय लोगों द्वारा नगर निगम आयुक्त सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। इसके बाद भी मोबाइल टावर को खड़ा कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि घनी आबादी के बीच मोबाइल टावर लगाए जाने से शारीरिक और मानसिक परेशानियां सामने आ सकती है। क्षेत्र में कुछ बीमार लोग भी निवासरत हैं। बच्चों को भी मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन से खतरा बना हुआ है। तमाम बातों को दृष्टिगत रखते हुए वार्ड के लोगों द्वारा मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध किया गया था, लेकिन निर्माण संस्था के कर्मचारियों द्वारा टावर को खड़ा कर दिया गया है। लोगों ने बताया कि टावर को हटाने हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। बावजूद इसके यदि टावर नहीं हटाया जाता तो न्यायालय की शरण ली जाएगी। ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए स्थानीय लोगों ने मोबाइल टावर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। हम इस वक्त मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 40 शंकर नगर छावनी नंदनी रोड मुख्य मार्ग के किनारे। क्योंकि इस स्थान पर पिछले कुछ दिनों से जियो कंपनी के द्वारा एक मोबाइल टावर खड़ा किया जा रहा था, जिसका स्थानीय रहवासियों द्वारा रेडिएशन के मद्देनजर इसका विरोध किया जा रहा था। टावर लगाए जाने के निर्माण कार्य को रोके जाने के बाबत स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ के जोन आयुक्त से लेकर निगम आयुक्त तक को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन नतीजा जिसका शून्य निकला। अंततः यहाँ पे मोबाइल टावर जो है 5G का वो खड़ा हो चुका है। हालांकि जोन कार्यालय से कुछ निगम के कर्मचारी आए थे, लेकिन वो मात्र खाना पूर्ति करके चले गए। पंचनामा तैयार किया, 5 लोगों का साइन लिया गया उनके द्वारा,
और अंततः आप देख सकते हैं ये टावर आज पूरी मजबूती के साथ यहाँ पे खड़ा हुआ है, जिसका विरोध अभी भी स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड की कुछ महिलाएं आई हैं, उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या आखिर पूरी घटनाक्रम क्या हुआ। मैडम आप बताएंगे ये टावर यहाँ पे कब से लग रहा था? यहाँ जब घर बना उसके बाद घर कंप्लीट होने के बाद में फिर ये टावर चालू हो गया है। कुछ महिला पूछी कि यहाँ क्यों लग रहा है, ये नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे लोग बीमार रहते हैं, खतरा होगा मतलब करके, तो बोलते हैं कि आपको इसमें क्या परेशानी है बोलते हैं। तो फिर उसके बाद में फिर लगाया, ज़बरदस्ती लगाया गया यहाँ पे। देखिए इनका कहना है, इनका स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद भी टावर निर्माता कंपनी द्वारा ज़बरदस्ती इस स्थान पर टावर खड़ा कर दिया गया। जानकारी ये भी हमें प्राप्त हुई है कि जिस आवास में इस टावर को खड़ा किया गया उसका वास्तविक हकदार जो है मालिक है, उनके द्वारा यहाँ पे निवास नहीं किया जाता है। कुछ महिलाएं और भी आई है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आप बताएंगे टावर लग रहा था तो आप लोगों द्वारा विरोध नहीं किया गया मैडम किसी प्रकार का? किया था विरोध कि मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं और किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो बोले थे कि मतलब समझ के लगाइए। लड़के ने बोला कि आजकल मोबाइल भी मतलब इसका मोबाइल वगैरह भी तो देखते हो बोलते, तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ता या, तो लड़का मतलब कि कुछ नहीं बोला, लगा दिया। देखिए मैडम का स्पष्ट रूप से कहना है कि इनके द्वारा विरोध किया गया था, तो जो इस कार में लगे लोग थे जिनके द्वारा टावर खड़ा किया जा रहा था, उनका कहना था कि आप लोग भी मोबाइल तो देखते हो, उससे किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। ये मतलब काम को रोकने की अपेक्षा उनसे तर्क वितर्क किया जा रहा था निर्माणी संस्था के एजेंसियों द्वारा। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे समाज सेवी सुमन सिंह जी, आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनके नेतृत्व में जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन नतीजा दस्तखत रहा। सुमन जी आप बताएंगे, क्योंकि इस टावर का विरोध किया जा रहा था, आपके द्वारा पहल भी की गई स्थानीय लोगों के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी टावर खड़ा कर दिया गया। अब तो चूंकि कुछ नहीं हो सकता, अब आगे की किस तरह की कार्य योजना है? सबसे बड़ी बात है कुछ हो नहीं सकता वाली शब्द तो नहीं होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये जो जगह पे लगाया गया गलत तरीके से और गलत स्थल पर। आप खुद ही देख सकते हैं कि इसकी हाइट मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 20 फीट की ऊपर की दूरी पर है। मतलब इसका जो चुंबे की तरंग है, इसकी चुंबे की तरंग से यहाँ के क्षेत्रों में विभिन्न तरह का महामारी बीमारी फैल सकती है। और यहाँ पे ये भी पता चला कि यहाँ के स्थानीय कई लोगों को माइग्रेशन जैसी बीमारी भी है। तो इसका अर्थ ये होता है कि अगर जानबूझकर प्रशासन के द्वारा, यहाँ वो भी DIC की ज़मीन है, ये भी सुनने में जानकारी मिला, और मेन रास्ता है, और साथ में एक आप खुद ही देख रहे हो एक मीटर भी लगाया गया है। मतलब पूर्ण रूप से गलत तरीके से गलत स्थल पे और गलत मतलब पूर्ण रूप से जो गलत नियम होता है उस पर सब पूरी तरह से लगाया गया है, जिसकी जानकारी यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा नगर निगम के आयुक्त एवं जोन आयुक्त को दिया गया है। और इसकी जानकारी मैंने संजय बागरे जी को भी व्हाट्सएप के माध्यम से दिया है। उसके बाद पता चला था कि यहाँ पर आकर नगर निगम के किसी अधिकारी के द्वारा यहाँ पे सिर्फ पंचनामा कराया गया है, और यदि इसको नहीं हटाया जाता है तो निश्चित रूप से इस पे अपराध तो प्रशासन के साथ साथ जिनके जो ठेकेदार है, स्थानीय जिनके घर है, उसके साथ साथ नगर निगम प्रशासन भी उतनी ही जिम्मेदारी होंगे। अगर किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति के साथ कोई गलत होता है और कोई बीमार होता है तो उसकी पूर्ण रूप से अपराध दर्ज किया जाएगा। क्योंकि आपके द्वारा लगातार प्रयास किया गया है, लेकिन अंततः देखने को तो यही सामने आ रहा है कि टावर खड़ा हो चुका है। लोग यार जैसे कि कहना है, कहा भी जाता है, माना भी जाता है, जाना भी जाता है, इसके रेडिएशन से दुष्प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पे स्थानीय कुछ बीमार किस्म के व्यक्ति भी रहते हैं जिन पर भी निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो इसका टावर को अब लग चुका है, इसे बंद करने किस तरह का प्रयास किया जाएगा? क्या आपको लगता है कि आपकी कार्रवाई से किस हद तक सार्थक हो सकती है? देखिए, अगर हर व्यक्ति अगर चाहेगा, यहाँ के स्थानीय लोग चाहेंगे कि इसको हटाना है तो निश्चित रूप से हटना है। अगर यहाँ के हमारे आयुक्त महोदय जी इसके बावजूद भी इसको हटाने का कार्य नहीं करता है तो जिला कलेक्टर के इसके संबंध में जानकारी से अवगत कराया जाएगा। और यदि जिला कलेक्टर भी नहीं करता है तो हमको न्यायालय का शरण लेना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने पहले ही बताया, ये पूर्ण रूप से गलत स्थल है और गलत तरीके से लगाया गया है। पूरी हाइट जीप इसकी मापदंड होता है, क्योंकि चुंबकी इसका जो वो भी यहाँ पता चल रहा है कि ये जो है रिलायंस का, जियो का है टावर है और 5G का टावर है। तो इस निश्चित तौर से कि जो चुंबकी तरंग होंगे वो निश्चित रूप से लोगों को हानिकारक पहुँचेगा। और जब इसकी मेडिकल के सहित हम इसका अपराध दर्ज करेंगे तो हमको ये
मतलब हमारा कहना ये है कि प्रशासन इसको पहले से अवगत होकर इसको हटाते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे, और यदि नहीं हटाएंगे तो न्यायालय तो है ही है, न्यायालय के उपरांत हमको जो कार्रवाई करना पड़ेगा, अगर हमको चक्का जाम करना पड़े चक्का जाम करेंगे, हमको अगर सड़क में इस मांग को लेकर अगर सुना पड़े, क्योंकि कई लोगों की जान का सवाल है, उससे जान सबसे पहले है, उसके बाद कोई कार्य होता है। क्योंकि इनका कहना है, स्पष्ट रूप से स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर टावर को हटाने की इनके द्वारा मांग की जा रही है, टावर हटाने को लेकर के लगातार इनके द्वारा प्रयास किया जाएगा, जमीनी स्तर पर लड़ी जाएगी, और नहीं उसके बाद भी यदि ये टावर को नहीं हटाया जाता तो इनका कहना है कि इस मामले को न्यायालय की शरण में ले जाया जाएगा। भिलाई निगम में इस तरह के टावर अनेक स्थानों में भी लगे हुए हैं जिनका लगातार विरोध किया जा रहा है। कई जो ऐसे ठेकेदार भी हैं जिनके द्वारा इस कार्य को लेकर एनओसी नहीं ली जाती है और निर्माण कार्य चालू कर दिया जाता है। हालांकि वो लोगों के विरोध के कारण इस तरह की स्थिति निर्मित होते कहीं नज़र नहीं आई, क्योंकि कई जगह विरोध होने के बाद टावर लगाने के कार्य को छोड़ दिया गया, उस स्थान पर नहीं लगाया गया। लेकिन यहाँ पे टावर पूरी तरह से तैनात हो चुका है, खड़ा हो चुका है, टावर में पूरे कनेक्शन हो चुके हैं, नीचे उसका मीटर भी शुरू हो चुका है। अब देखने वाली बात ये हुई कि स्थानीय लोगों की जो प्रयास है वो किस रंग लाता है कि टावर यह इस तरह से ही खड़ा रहता है। अब जिला प्रशासन, नगर निगम और जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उन्हें इस ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि इनका कहना है कि आम रास्ता है और चारों ओर बस्ती से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो उसकी जो टावर से जो निकलने वाली जो किरणें हैं उसका निश्चित रूप से दुष्प्रभाव क्षेत्र के लोगों पर पड़ेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन खेंद्रा निषाद के साथ संजय दुबे। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। आनंद नगर कुष्ठ आश्रम डिबरापारा के नागरिकों ने नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा एवं वार्ड 39 की पार्षद पुष्पा गुलाब वर्मा ने जिला कलेक्ट्रेट को क्षेत्र में हो रहे जल भराव की स्थिति को लेकर ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि जब से जी रोड का उन्नयनीकरण एवं चौड़ीकरण हुआ है तब से सभी नालियों के ढलान को आनंद नगर में लाकर मिला दिया गया है, जिसके कारण आनंद नगर कुष्ठ आश्रम एवं गांधीनगर के साथ साथ नीचे डिबरापारा, महावीर कॉलोनी, मिलपारा में जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है। अभी फिल्टर प्लांट के ओवरफ्लो से छोड़े गए पानी से इन सभी क्षेत्र के घरों में 1.5 फीट के आसपास पानी भर गया है। पार्षद पुष्पा गुलाब वर्मा ने कहा कि अभी गर्मी के दिनों में जब घरों में पानी भर रहा है तो बरसात में क्या होगा। आनंद नगर में जल भराव की समस्याओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा सहित वार्ड के लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी परेशानी जिलाधीश को बताई। कलेक्टर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग लोकेश चंद्राकर को मौका मुआयना कर शीघ्र समस्या का निराकरण करने को कहा। नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा एवं पार्षद पुष्पा गुलाब वर्मा ने प्रशासन को चेतावनी दी कि समस्याओं का शीघ्र निराकरण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैं 3 दिन पहले गया था, आने वाले समय का विषय नहीं, उस दिन ही गली के ऊपर 1.5 फीट पानी मैंने देखी है। ये परसों या नरसों की घटना है और वो हुआ था नल घर में ओवरफ्लो का पानी छोड़े जाने से। पर इसके मूल में ये है, चाहे वो गांधीनगर हो, डिबरापारा हो, कुष्ठ आश्रम हो, वार्ड नंबर 38 का क्षेत्र हो, 39 का क्षेत्र हो, ये सारे क्षेत्र इस बरसात में डूबेंगे, ये मेरा पूर्वानुमान है और इस बात से मैंने आयुक्त नगर निगम को भी अवगत कराया है। 1.5 फीट पानी इनके घरों में था और ये जो बोल रहे हैं उसका आशा ये है, पीडब्ल्यूडी ने जब जी रोड का उन्नयनीकरण किया तब उन्होंने पानी को केवल और केवल लाके सारी नालियों को मिला के आनंद नगर में छोड़ दिया और इससे आनंद नगर, कुष्ठ आश्रम सहित के क्षेत्रों में अभी गर्मी में यह हालात है तो बरसात में स्थिति भयावह होगी। आज हम सूचना के साथ साथ चेतावनी देने आए थे। आयुक्त महोदय ने कहा था कि मैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात करूंगा और ये लगातार 1 साल से माननीय विधायक जी, माननीय महापौर जी, सबको बताया गया है। आज तक बात चल रही है। 1.5 वर्ष पूर्व का भी पत्र जो हमने किया है, पत्राचार, वो भी रखा हुआ है और 1.5 वर्ष पूर्व हमने विधायक को जानकारी दी थी कि ये नाली पर उन्होंने कतिपय लोगों के प्रभाव में आकर जैसे अपना ढीला डाला काम करते हैं माननीय वोरा जी, उस नाली को सीधी नहीं बना पाए, उस गरीब बस्ती में ले जाकर डाल दिया गया। भरी गर्मी में परसों मैंने 1.5 फीट पानी अपनी आंखों से देखा है, 2 फीट 2.5 फीट इनको घरों में गया होगा। हमारा कहना यह है कि हम जान माल की रक्षा के लिए काम करते हैं। आज कलेक्टर महोदय की सदायस्ता है कि उन्होंने समय देकर हमसे मिले और उन्होंने कहा है कि मैं आयुक्त नगर निगम दुर्ग को भेजता हूं, मैं स्वयं भी दौरा करूंगा और इसका निराकरण करेंगे जब तक 15 वित्त आयोग की राशि का सदुपयोग करके इसे विधायक की इच्छा पूर्ति में न लगा के नगर निगम दुर्ग नागरिकों के पीड़ा में नहीं लगाएंगे, तब तक इनका पीड़ा दूर नहीं होगी। और ये जिला प्रशासन को और आयुक्त महोदय को हमारी खुली चेतावनी है। आज ये कतिपय बहनें आई हैं, इनके साथ में 200 घरों का वो मोहल्ला नहीं आया है, सबकी अपनी अपनी रोजी रोटी है।
अगर ये स्थिति में सुधार नहीं आता है तो अगले महीने ये 200 घर के लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे ताकि आने वाले भविष्य में, आने वाले बरसात में हम इनका भविष्य सुरक्षित कर सकें। बेमेतरा जिले के ग्राम सिलघट में बीते 19 अप्रैल को हुई दोहरे अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने 10 दिनों के अंदर ही सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में गांव के ही एक व्यक्ति कन्हैया मरकाम को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को सिलघट स्थित फार्म हाउस में सुखीराम निषाद व श्यामवती निषाद की लहूलुहान लाश मिली थी। दोनों पर धारदार हथियार से वार कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती यह है कि मृतक का घर गांव से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। अगर बस्ती में होता तो किसी के द्वारा हत्या के दौरान चीख पुकार सुनाई पड़ती, साथ ही हथियारों के बारे में जल्दी क्लू मिल सकता था। लेकिन जिस स्थान पर सुखीराम का घर है वहां आसपास खेत है, रात में लोगों का आना जाना कम ही होता है। पुलिस चौकी कंडरका थाना बिरला में अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान लोगों से पूछताछ के दौरान घटना में आरोपी कन्हैया मरकाम को संदेह के आधार पर पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि मृतक सुखीराम निषाद पहले बीसी कंपनी जामुल में पदस्थ था, जहां सेवानिवृत्त होने के बाद वह सिलघट के फार्म हाउस में पत्नी के साथ रहकर ब्याज में आरोपी को 80,000 रुपए उधार दिया था, जो बढ़कर 1 लाख रुपए हो गया। सुखीराम द्वारा बार बार पैसे की मांग की जा रही थी, जिसे आरोपी दे नहीं पा रहा था। इससे परेशान होकर उसने 19 अप्रैल की रात सुखीराम निषाद की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी ने बताया कि सुखीराम की हत्या करते समय उसकी पत्नी श्यामवती ने देख लिया, जिसके कारण उसकी भी धारदार हथियार से कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी कन्हैया मरकाम को अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। सुखीराम निषाद और श्यामवती निषाद, इन दोनों पति पत्नी का जो 70 साल के उम्र के हैं, इन दोनों की हत्या हुई थी। और इस बारे में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया है तो कन्हैया मरकाम जो उधारी लिया था निषाद से, 2 साल से वो चुका नहीं रहा था 80,000, और इस बारे में कई बार झगड़ा भी हुआ है। इसके चलते कन्हैया मरकाम ने 20 तारीख की रात को सुखीराम निषाद को पहले गला घोंटकर मारा, उसके बाद गला काट दिया। और चूंकि उनकी पत्नी ने ये घटना देख लिया है और उसे देखी है करके उस संदिग्ध पर डाउट पर उसने उसकी पत्नी श्यामवती निषाद को भी कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। इस संबंध में पुलिस विवेचना में हथियार जो उपयोग किए हैं और जो कपड़े उन्होंने जलाया है, इस सबकी जब्ती की गई है और इस आधार पर कन्हैया मरकाम को आज गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। ग्रैंड न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। जिला बेमेतरा क्षेत्र में पुलिस और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। वहीं पुलिस को मौके से 303 राइफल सहित भारी मात्रा में विस्फोटक व नक्सल सामग्री बरामद किया गया। गरियाबंद के थाना जुगाड़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम करलाझर का है, जहां गरियाबंद पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली का शव बरामद हुआ। जिला गरियाबंद नक्सल संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर शेख आरिफ हुसैन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कामले व वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा जिले के नक्सल संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त एवं एरिया डोमिनेशन के लिए विशेष कार्य योजना तैयार कर कोबरा E30 एवं CRPF की संयुक्त पार्टी के साथ टीम रवाना की गई। अभियान के दौरान थाना जुगाड़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम करलाझर नागेश के समीप पहाड़ी के पास जंगल में पूर्व से घात लगाकर बैठे सशस्त्र माओवादियों द्वारा जान से मारने एवं हथियार लूटने की नियत से अलग अलग दिशाओं से अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के बढ़ते दबाव एवं अपने आप को घिरता देख माओवादी जंगल पहाड़ी का आड़ लेकर भाग गए। मुठभेड़ लगभग 30 मिनट तक चली। मुठभेड़ पश्चात घटना स्थल की सर्चिंग करने पर वर्दीधारी एक पुरुष का शव और उसके पास से एक नग 303 राइफल व नक्सल व दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्रियों को बरामद किया गया। छत्तीसगढ़ उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र में विगत कई वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत थे। गरियाबंद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कामले द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में इसी प्रकार नक्सल उन्मूलन अभियान सतत जारी रहेगा। साबिन कछार करलाझर और नागेश 3 गाँव है, उसके पास के जो जंगल है, उस जंगल में हमारी जो संयुक्त टीम थी, उस टीम की मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में हमने फिर सर्च किया, हमारी टीम ने सर्च किया तो हम लोगों को एक नक्सल की डेड बॉडी जो मिली, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका नाम जो था नक्सली नाम जो था नंदलाल था, रहने वाला रक्षा पत्थर का है, अपने गरियाबंद का रक्षा पत्थर का रहने वाला है। डिप्टी कमांडर
उदंती एलओएस का वो डिप्टी कमांडर था और उसका असली नाम जो था वो अमलू नेताम था, है ना। उसके पास में हथियार जो है कीनोप 3 मिली। हमने सघनता से और आजू बाजू का जो गांव है उस गांव में भी सर्चिंग की। हम लोगों को इस मुठभेड़ में जो है नक्सली उपयोग के जो दैनंदिन उपयोग के जो सामान रहते हैं वो सामान को जो है हमने बरामद किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमको एक सफलता मिली है ये गरियाबंद पुलिस के नक्सल अभियान में एक मील का पत्थर है, क्योंकि वो एरिया जो है साबिन कछार, करलाजहर और नागेश वो हमेशा सुदूर इलाका होने की वजह से उसमें नक्सलियों का आवागमन हमेशा रहता था। और उस एरिया में जो है हमने एक सफलता मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नक्सलियों के जो हौसले हैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पस्त हुए हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि कोबरा, सीआरपीएफ और हमारा जिला पुलिस इस तरह से ऐसी सतत जो है नक्सल अभियान चलाते रहेगा और जो है एरिया को जो है नक्सल मुक्त करने का हमारा प्रयास जो है जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।